हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी की व्याकरण को करेंगे। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम 8वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण के फाइनल टर्म को करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है? तो आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो 8th क्लास में, चाहे वो डीएवी में हो या एनसीईआरटी हो, कोई भी कोर्स हो, ये क्योंकि व्याकरण है, ये सभी के काम आएगी। ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम करने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है बच्चों? इससे पहले 7th क्लास तक आपने अलंकार बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो ध्यान से देखना। अभी आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो ज्यादातर आपके नए टॉपिक हैं, जो आपने 7th तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। ठीक है? तो इसलिए हर टॉपिक को आप ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले अलंकार। अलंकार क्या है बच्चों? हम कविताओं की रचना करते हैं, काव्य रचना जिसे कहते हैं, उसमें अलंकारों का प्रयोग होता है। ठीक है? अलंकार क्या है? एक साधन है जिसके द्वारा हम काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। ठीक है? कि कविता का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है? और पढ़ने को मन भी करता है। ठीक है? बहुत ही रुचिकर हो जाती है। ठीक है? तो वो होते हैं अलंकार। जिस तरीके से आभूषण एक स्त्री के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, इसी प्रकार से अलंकार जो है वो काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों? तो अलंकार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार-बार होती है, मतलब एक से ज्यादा बार होती है। वर्ण क्या? अक्षर। ठीक है? जहाँ पे एक ही अक्षर की कोई भी हम शब्द लिख रहे हैं, उसका जो सबसे पहला अक्षर है, ठीक है? उसको हम कहेंगे यहाँ पर, अगर उसकी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आना, कि एक ही अक्षर बार-बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जो कि काव्य को पढ़ने में अच्छा लगता है, रुचिकर बना देता है। हम किसी कविता को पढ़ते हैं और उसमें अलंकार हो, अनुप्रास अलंकार हो, तो वो पढ़ने में हमें रुचिकर लगता है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं बच्चों यहाँ पर। सबसे पहले कितनी करुणा कितने संदेश। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसके अंदर क क क, कितनी में क, करुणा में क और कितने में क, इन सब में क क क वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है? क वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट मैंने लिया है चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। आगे हम बढ़ते हैं उपमा अलंकार पे। उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है? कि जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, जैसे, ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु की हम तुलना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, और उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम उपमान कहेंगे। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिए यहाँ पर भी। सबसे पहला मैंने लिया है कोमल चरण कमल से दिखते। अब देखो यहाँ पे चरणों को क्या बोला है? कमल से दिखते। ठीक है? तो चरण की तुलना कमल से की है, कि जो चरण है वो कोमल से, चरण जो है वो कमल के समान दिखते हैं, क्योंकि कमल जैसे सुंदर और कोमल होता है, इसी प्रकार से चरणों के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस प्रकार से दिख रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर उपमेय क्या होगा? चरण। और उपमान क्या होगा? कमल। ठीक है बच्चों? उसके बाद है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ठीक है? यहाँ पर अक्सर आपको सा, से, सी, ठीक है ना, कि मतलब बोलते हैं ना, इस सा दिखता है या उस सा लगता है। ठीक है? तो इसलिए इसमें सा, से, सी ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है? तो यहाँ पर है हाथी सा टीला, कि जो टीला है वो किसके समान है? वहां पर हाथी, इसको हाथी के समान कहा जा रहा है, मतलब हाथी के समान बड़ा। ठीक है? कि हाथी सा टीला। तो यहाँ पे टीला जो है वो उपमेय होगा, और उपमान हाथी होगा, क्योंकि हाथी के समान बताया जा रहा है किसको? टीले को। यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है बच्चों? आगे है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी उपमा अलंकार के समान ही होता है, इसलिए रूपक अलंकार को आप उपमा के बाद ही पढ़ना। बस थोड़ा सा अंतर क्या है, कि जैसे उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, यहाँ पर तुलना की बजाय आरोप लगा दिया जाता है उपमेय में उपमान का। कहने का मतलब,
तुलना ना करके उसको वही बता दिया जाता है, उपमेय को उपमान ही बता दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है? अब यहाँ पर चरण को कमल के समान नहीं बताया जा रहा, चरणों को मतलब पैरों को कमल ही बता दिया, ठीक है? कि चरण कमल, ठीक है? तो चरण को कमल ही बता दिया। उसके बाद है मन सागर। देखो मन को सागर, मन सागर मनसा लहरी, मन को सागर के समान नहीं बता रहे यहाँ पर, मन को ही सागर कह दिया, ठीक है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, क्योंकि उपमेय में उपमान का आरोप ही लगा दिया कि वो उस वैसा वो वही है, उसके जैसा नहीं है, वही है, ठीक है? उसके बाद है मानवीकरण अलंकार। ये बहुत ही आसान है बच्चों। जब कोई भी जड़ या निर्जीव वस्तु या प्राकृतिक कोई भी तत्व हो कि पहाड़, नदी, कुछ भी, ठीक है? और उसको मानव के समान क्रिया करते हुए दिखा दिया जाए या मानव की भावनाओं के समान प्रस्तुत कर दिया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कोई भी निर्जीव वस्तु हो, कोई भी प्राकृतिक तत्व हो, उसको मानव के समान दिखा दिया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको पढ़ते ही समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, ये पूरा एक ही है। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देखो, अब संध्या, संध्या क्या है? शाम की वेला को कहा गया है, ठीक है? शाम के समय को संध्या कहते हैं। उसको क्या बोला गया? संध्या सुंदरी। अब संध्या को सुंदरी ही कह दिया कि शाम को, संध्या वेला को सुंदरी कह दिया, उसके समान नहीं कह रहे, ठीक है? और सुंदरी मतलब एक स्त्री, ठीक है ना? युवा स्त्री, ठीक है? वो कह दिया। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। एक तो उसको सुंदरी कह दिया, और देखो परी सी धीरे धीरे, कि वो अब जो संध्या सुंदरी है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि संध्या का जो समय है वो धीरे 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 हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि मेघमय आसमान से, कि बादलों से भरे हुए आसमान से जो संध्या सुंदरी है वो परी की तरह धीरे धीरे उतर रही है, ठीक है? जैसे मानव क्रिया करते हैं, एक युवती किसी सीढ़ियों से उतर रही हो, इस तरीके से इन्होंने संध्या को बोला है कि वो मेघ में आसमान से नीचे धीरे-धीरे उतर रही है। कहने का मतलब धरती पर शाम वेला हो रही है और वो एक सुंदरी के समान, एक परी सी धीरे-धीरे जैसे उतर रही हो, ऐसे लग रही है। ठीक है? तो यहाँ पे प्राकृतिक तत्व को, ठीक है, संध्या के समय को क्या बोला जा रहा है? सुंदरी बोल दिया, और उसको उतरते हुए दिखा रहे हैं आसमान से, तो कहने का मतलब मानव के समान क्रिया करते हुए दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। बच्चों साथ ही साथ इन पंक्तियों में और भी कई अलंकार हैं, आप ध्यान से देखो। मानवीकरण अलंकार तो इसमें मेन है ही है, बाकी साथ ही साथ अब देखो संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी, अब जो संध्या है उसको सुंदरी इन्होंने कह दिया, सुंदरी के समान नहीं बोला, संध्या सुंदरी कह दिया, तो इसमें रूपक अलंकार भी हो गया, ठीक है? और आगे बोला परी सी, मतलब परी के समान, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया, ठीक है? कि परी के समान बता दिया, यहाँ पर तुलना की जा रही है तो उपमा अलंकार हो गया। और धीरे 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 यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। तो बच्चों इन दोनों पंक्तियों के अंदर सबसे पहले जो मेन है वो हमारा मानवीकरण अलंकार है, उसके अलावा क्या है, हमारा रूपक अलंकार भी है, इसमें उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है बच्चों? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये भी इसके बाद ऐसे सीरीज में ही पढ़ना, आपको आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है। तो सब संभावना की मतलब मान लो ऐसा हो जाए, या मानो ऐसा हो, जानो ऐसा हो, ऐसे शब्द बोलेंगे ना, तो इसलिए इसमें मानो, जानो, मनु, जनु, तनु, जनहु, ज्यों, मनु, इन सब का मतलब यही है कि मान लो, जान लो। ठीक है, तो ये लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ब्रज भाषा में अलग, खड़ी बोली में अलग, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए जहां पर ये शब्द आएंगे तो आपको समझ में आए या नहीं आए तो पहले समझ जाना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां पर इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो मानने के लिए कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। ठीक है, आ,
तो यहाँ पर तनु आ गया और फिर मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है? यहाँ पर मानो आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब आ गया श्लेष अलंकार। यहाँ शब्द तो एक बार प्रयुक्त हो और लेकिन हाँ, शब्द एक बार प्रयुक्त हो और लेकिन उसके अर्थ जो हैं कई निकले, एक से अधिक निकल सकते हैं, ठीक है? जैसे लूट लिया माली ने उपवन। अब माली शब्द जो है एक बार यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माली के दो अर्थ हैं। एक माली जो पेड़-पौधों की रखवाली करता है, ठीक है? और दूसरा माली ईश्वर को कहा जा रहा है, ठीक है बच्चों? उसके बाद है यमक अलंकार। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो, सेम शब्द, ठीक है? और हर बार लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है बच्चों? श्लेष का मतलब होता है जो अभी हमने ऊपर करा श्लेष। श्लेष का शब्द का अर्थ ये चिपकना, कि जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, कहने का मतलब एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ कई निकले। और यमक में उससे ही थोड़ा सा अंतर क्या है कि शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा और हर बार अर्थ अलग होगा, तो वहां पर यमक अलंकार होगा, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, इसमें आगे हैं, हाँ, ये मैंने बोला कि दो या दो से अधिक बार शब्द प्रयुक्त हो रहा है और हर बार अर्थ भिन्न होगा। जैसे यहाँ पर है काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन एक बार घटा जो पहली बार है काली घटा, तो वो घटा जो है बादलों के लिए लगाया जा रहा है कि काली घटाएं होती है ना, कि काले बादल, और उनका घमंड घटा। अब ये घटा है मतलब कम हो जाना, ठीक है? उसके बाद है अतिशोक्ति अलंकार, कि जहां बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, जो लोक सीमा से बाहर हो, कि मतलब ऐसा संभव ही नहीं हो इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाए, तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हाँ, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो, इसमें बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है? क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के, आपको पता ना बच्चों, लंका को जला दिया था पूरी, ठीक है? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई थी, उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया कि पूरी लंका को जला दिया, कि पूरी लंका जल गई। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, की आग लगी नहीं, उससे पहले पूरी लंका जल गई और जो निशाचर मतलब राक्षस है वो भाग गए, ठीक है? तो ये तो संभव नहीं है कि आग लगी ना उससे पहले जल गई हो। ये सच है कि उन्होंने एक पूंछ से ही पूरी लंका जला दी, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन्होंने और ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका से जल गई, गए निशाचर भाग, कि आग लगने से ही पहले पूरी लंका जल गई, ठीक है? अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा निपात। बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है खास बच्चों। निपात क्या होता है, लेकिन ये आपके पेपर में आता है, ठीक है? तो ध्यान से देखना, सिर्फ 2 मिनट का है ये। निपात क्या होता है बच्चों? जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल दे, ठीक है? अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उसे हम निपात कहते हैं, ऐसे शब्दों को। जैसे वो कौन से शब्द हैं? ही, तो, भी, मात्र, केवल, तक, भर, ठीक है? इस प्रकार के शब्द होते हैं, इनको हम निपात कहते हैं, और जो अर्थ पर विशेष बल देते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने उदाहरण में लिया, उसने बंदर को केवल देखा था, ठीक है? उसने बंदर को देखा था, ठीक है, देखा था, उन्होंने केवल देखा था। अब इस केवल शब्द से पूरे वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया, तो ये निपात होगा। केवल देखा था, कहने मतलब केवल देखा था, उसको छेड़ा नहीं था, ना उसे कुछ खिलाया था, ना कुछ किया था, केवल देखा था, ठीक है? वह सुबह तक पढ़ रही थी। हाँ, सुबह तक पढ़ रही थी। अब देखो, सुबह पढ़ रही थी, ठीक है, सुबह पढ़ रही थी, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि सुबह तक पढ़ रही थी, कहने का मतलब कि रात भर से या जब से भी पढ़ रही थी, पर सुबह तक पढ़ रही थी, तो इस तक लगने से अर्थ में परिवर्तन आ गया, ठीक है बच्चों? तो इसलिए ये निपात शब्द है। और उसके बाद मैंने लिया हमने भी वहां खाना खाया, तो हमने वहां खाना खाया, ठीक है, हमने वहां खाना खाया। यहाँ क्या कह रहे हैं? हमने भी
वहां खाना खाया, कि मतलब और किसी ने भी खाया, हमने भी खाया। ठीक है, तो इस भी से इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये भी जो शब्द है वो निभाता है। इस तरीके से मैंने और भी कई वाक्य लिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे खुद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम वाक्य भेद पर। वाक्य भेद क्या होता है, ध्यान दें थोड़ा सा। वाक्य भेद यहाँ पर दो प्रकार के दिए गए हैं आपके सिलेबस। सबसे पहले एक रचना के आधार पर वाक्य भेद, और उसके बाद हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है बच्चों, सबसे पहले है रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें कितने प्रकार के आते हैं हमारे, 3 प्रकार के। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं बच्चों, सरल वाक्यों में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया एक ही होती है। ठीक है, कि मतलब एक ही क्रिया के बारे में बात होती है। जो देखो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, आपको बताती हूँ। जैसे वह खाना खा रहा है, ये सरल वाक्य है, अभी आपको बताती हूँ। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्य मिल जाते हैं। ठीक है, और उसमें और, तथा, किंतु, परंतु लगाकर उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं संयुक्त वाक्य। उसके बाद है मिश्रित वाक्य, कि एक से अधिक सरल वाक्य जुड़े हो सकते हैं, और उनमें एक प्रधान वाक्य होता है। ठीक है, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। ठीक है, एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य। ठीक है, अब दोबारा से देखो, सरल वाक्य क्या होता है कि सिंपल सा चल रहा है, एक ही क्रिया हो रही है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़ते हैं और उसमें किंतु, परंतु, अथवा, या, और ये सब लगता है। मिश्रित वाक्य एक सरल वाक्य होता है, प्रधान वाक्य, जिसपे दूसरा आश्रित होता है। ठीक है, तो ये होता है मिश्रित वाक्य। अब मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जिसके द्वारा मैं आपको ये समझाऊंगी कि क्या होते हैं ये वाक्य। सबसे पहला है हमारा सरल वाक्य। जैसे मैंने लिया है, वह खाना खा रहा है, सरल वाक्य है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वह खाना खा रहा है। ठीक है, अब है अगला वाक्य हमारा, कि सोहन घर आया और उसने खाना खाया। ठीक है, कि सोहन घर आया और उसने खाना खाया। देखो इसमें 2 वाक्य हैं, कि वो घर आया और उसने खाना खाया। ठीक है, 2 बातें कही जा रही हैं और इसको और के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। उसके बाद जैसे मैंने एक लिया है, मुझे पता चला कि तुम्हारी साइकिल खो गई है। देखो इसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित। मुझे पता चला, मुझे पता चला, ये प्रधान वाक्य हो गया। वो क्या पता चला, कि तुम्हारी साइकिल खो गई है, ये इसी पर आश्रित है ना। ठीक है ना, तो इसलिए इसे मिश्रित वाक्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अब आते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर, जिसमें सबसे पहला है हमारा विधानवाचक। ठीक है, इसमें जो अर्थ निकलता है ना बच्चों, उसके हिसाब से इनको बांटा गया है। ठीक है, उसके हिसाब से ये है। सबसे पहला है हमारा विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है बच्चों, कि जिनमें किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो। सिंपल कि ये काम हो रहा है, वो विधानवाचक हो गया। निषेधवाचक, की किसी काम में, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं, कि कोई काम नहीं हो रहा, या नहीं करना, या मैं नहीं करूंगा, या मैंने नहीं करा, वगैरह वगैरह, तो वो क्या हो जाते हैं, निषेधवाचक। आज्ञार्थक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें किसी को आज्ञा या निर्देश, ठीक है, या आदेश दिया जाए, वो हो जाते हैं आज्ञार्थक। या कोई आज्ञा मांग रहा हो तो वो भी आज्ञार्थक हो गए। ठीक है, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न वाली बात हो। ठीक है, कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक क्या होते हैं, जो इंग्लिश में हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो है यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य, कि जहां पर घृणा, दुख, ठीक है, आश्चर्य आदि इस टाइप का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इच्छा
इच्छा बोधक, कि जहाँ पर अपनी इच्छा, शुभ कामना, किसी के प्रति हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, किसी को हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारी इच्छा प्रकट हो रही है, हम किसी के प्रति कैसे विचार रख रहे हैं, तो वहाँ इच्छा बोधक वाक्य होगा। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में किसी काम का होना, ना होना किसी दूसरे काम पर निर्भर हो, कि मैं ऐसा तभी करूँगा कि जब ये होगा, ठीक है? तो किसी और के प्रति संकेत किया जाए कि हाँ, ये होगा तो ये होगा, ठीक है? उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद संदेह बोधक, कि जहाँ पर संदेह का भाव प्रकट होगा कि ऐसा शायद हो या ना हो, ठीक है? ठीक है? वहाँ पर संदेह बोधक वाक्य होते हैं वो। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आइए हम इनको करते हैं। शायद कल बारिश हो जाए, शायद, तो हमें संदेह है, कंफर्म नहीं है ना, तो संदेह बोधक हो गया। आज हम बाजार जाएंगे, बिल्कुल सिंपल बात है, विधानवाचक, ठीक है? उसने खाना नहीं खाया, नेगेटिव वाली बात हो गई, नहीं वाली बात हो गई, तो निषेधवाचक, ठीक है? तुम कितने साल के हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक, ठीक है बच्चों? जोर से मत बोलो, आज्ञार्थक, ठीक है? या क्या मैं जोर से बोल सकता हूँ, वो भी आज्ञार्थक हो गया, कि आज्ञा मांगी जा रही है। अरे तुमने सब बिखेर दिया, विस्मयादिबोधक, ठीक है? जहाँ पे भाव प्रकट हो रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, ये आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, किसी के प्रति ब्लेसिंग, शुभकामना, ठीक है? इच्छा बोधक। अगर तुम मेरा काम करोगे तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर संकेतवाचक कहते हैं इसको, या कभी कभी शर्त बोधक भी कह देते हैं, ठीक है बच्चों? उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं समास पर। समास भी है आपके में, ये भी आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। समास क्या होता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो और एक नया शब्द बन जाए, ठीक है, उसे हम समास कहते हैं। दो से अधिक शब्दों को मिलाया जाता है जब, ठीक है? और इसमें अब आते हैं हम समास के भेद पर। सबसे पहला है हमारा, चलो 6 भेद है, हम करते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है बच्चों? जहाँ पर पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है, ठीक है? पूर्व मतलब पहला, सबसे पहले वाला जो पद है वो अगर गौण हो, मतलब ऐसे ही कि उसको कहो कि सपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है? और उत्तर पद जो है वो प्रधान हो, मतलब बाद वाला जो पद है वो प्रधान हो, उसका महत्व हो, ठीक है? तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे परलोक गमन। अब देखो, परलोक एक शब्द है, ये पूर्व पद है, लेकिन इसके का अर्थ सही कब बन रहा है? जब हमने लगा दिया गमन, कि परलोक को गमन, गमन मतलब जाना, कि परलोक को जाना, ठीक है? आना होता तो वो परलोक को आना, तो कहने का मतलब परलोक शब्द के बारे में, कि जाना है, आना है, क्या है, ठीक है? तो वो बाद वाले शब्द से ही पता चल रहा है ना, ठीक है? तो इसमें उत्तर पद प्रधान हो गया, बाद वाला जो शब्द है गमन वो प्रधान हो गया, क्योंकि उससे ही उसके अर्थ में जो भी परिवर्तन आता है वो होता है। उसके बाद है देशभक्ति। देश हमारा शब्द है, लेकिन उसका अर्थ कैसे निकलता है कि देश की भक्ति या देश की गद्दारी या क्या, ठीक है? या देश को गमन या देश में आना, जो भी कुछ हम बाद में लगाते हैं उससे ही इसका अर्थ जो एग्जैक्ट है वो बनता है। तो इसलिए इसमें भी पूर्व पद जो है वो गौण है और जो उत्तर पद है वो मेन है, आपका प्रधान है, ठीक है? तो देश की भक्ति। अब आगे आते हैं बच्चों, तत्पुरुष के बाद आप करना अव्यय भाव, क्योंकि उसी का उल्टा है। पहले हम अव्यय भाव करेंगे। अव्यय भाव क्या होता है? समास पद में इसमें पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है, और प्रधान हो, ठीक है? तो पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय। अव्यय क्या होता है बच्चों? अव्यय वो शब्द जिसका कोई लिंग वचन कुछ बदला नहीं जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो अव्यय होते हैं। तो अव्यय भाव नाम से ही पता चल रहा है, जिसका जो पहला पद है वो अव्यय होगा, ठीक है? और पूर्व पद जो है अव्यय होगा और वो ही प्रधान होगा, ठीक है? जैसे देखो, इसमें आमरण, जो पहला पद है इसमें आप कुछ बदल सकते हो, इसका लिंग वचन कुछ भी बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, तो ये अव्यय है, ठीक है? और मरण एक शब्द है, लेकिन आमरण, आ लगने से
उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है और उसका सही अर्थ बन पा रहा है कि मरने तक। ठीक है। प्रतिदिन, दिन हमारा शब्द है और प्रति लगने से उसका अर्थ में परिवर्तन आता है कि हर दिन। ठीक है। दिन के बारे में क्या बताया रहा, हर दिन की, हर रोज। ठीक है। और प्रति जो है वो अव्यय भी है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो अव्यय है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है द्विगु समास। थोड़ा सा आप पहचान बना के रखोगे इनके बारे में तो आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा सा ध्यान देना। द्विगु देखो, जिसमें शब्द में ही आ रहा है द्वि, मतलब गिनती आ रही है। ठीक है। तो वही है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। ठीक है। वहां संख्यावाची विशेषण हो, वहां द्विगु समास होता है। विशेषण मतलब विशेषता बता रहा हूं, और वो कैसी, संख्यावाची। ठीक है। जैसे चौमासा, चौ चार, नवग्रह। ठीक है। नव मतलब 9, तो पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा, संख्या होगी उसमें। ठीक है। तो 4 महीनों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, तो 4 और 9 वो संख्यावाची हैं। तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये द्विगु समास होगा, क्योंकि उसके पहले पद में द्वि आ गया। द्वि मतलब 2, और 2 संख्या है। ठीक है। उसके बाद है द्वंद्व समास। इसमें भी आप थोड़ी सी पहचान बना लो बच्चों, आपको आसान हो जाएगा याद रखना, क्योंकि ये शब्द थोड़े से हटके हैं अभी तक जैसे शब्द पढ़े हैं कुछ भी। द्वंद्व देखो 2 बार आ रहा है ना, द्वंद्व, द्वंद्व। तो इसमें क्या है, दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है। दोनों देखो शब्द में ही जैसा आ रहा है, शब्द से ही आपका अर्थ निकलेगा, आपको इजी हो जाएगा याद करना। द्वंद्व, दोनों शब्द हैं और दोनों ही सेम है। ठीक है ना, तो ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, कि जहां पर दोनों ही पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है, ना पहला ना दूसरा, दोनों पद प्रधान हो। ठीक है। और उसमें क्या लगाया जाता है, उसको योजक के स्थान पर, योजक क्या होता है, ये छोटा वाला डैश। ठीक है, जोड़ने के लिए जो लगाया जाता है वहां पर, और या, ठीक है, तथा, अथवा, ये सब शब्द लगाए जाते हैं। जैसे अन्न, बीच में योजक चिन्ह है छोटा सा, अन्न जल। ठीक है, अन्न और जल, चाय कॉफी, चाय या कॉफी। ठीक है, तो और ये या लगाया जाता है, ये है द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, आया समझ में, ये हमारा द्वंद्व समास। अब हम बढ़ते हैं आगे। अव्यय भाव हम कर चुके हैं, उसमें आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है बच्चों, जिस समास पद में पूर्व पद व उत्तर पद में परस्पर उपमेय उपमान का संबंध हो। ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध हो। ठीक है, कि जहां पर किसी की किसी से तुलना की जाए। ठीक है, या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा, मैंने उदाहरण लिया है नीलकंठ। नीला है जो कंठ, कंठ को कैसा बताया है, नीला। ठीक है, तो यहाँ पर एक तुलना हो गई। पीतांबर, पीले, पीला है जो वस्त्र। चंद्रमुख, चांद के समान मुख। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, उपमेय उपमान वाली या विशेषण विशेष्य वाली स्थिति आ जाती है यहाँ पर, ऐसा संबंध दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि ये इसके जैसा, ये उसके जैसा। ठीक है, या ये कंठ को नीला बता दिया। ठीक है, चाहे उपमा रूपक अलंकार कह लो या उपमा अलंकार कह लो, कुछ भी, कि चाहे वो आरोप लगाया जा रहा है या तुलना की जा रही है, लेकिन किसी ना किसी के समान तो बताया जा रहा है ना। ठीक है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, देखो एक आपने पढ़ा कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, नहीं, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जो अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। देखो जैसे गिरिधर, गिरिधर का शब्द का अर्थ क्या है, गिरि को धारण करने वाला। ना ही तो इसमें गिरि प्रधान है, ना ही धर प्रधान है, बल्कि जो अर्थ निकलेगा वो प्रधान है। वो क्या है, गिरि को धारण करने वाला। और गिरि को धारण, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत को किसने धारण किया था, श्री कृष्ण ने करा था ना। ठीक है, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अपनी एक उंगली पर श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो गिरिधर इसलिए उनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो गिरि को धारण करे, मतलब पर्वत को जिसने धारण कर लिया था, वो कौन थे, श्री कृष्ण।
ठीक है। तो श्री कृष्ण ने गिरी को अपने उंगली पर धारण किया था, वो गिरिधर कहलाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रधान है वो क्या है? श्री कृष्ण, न गिरी न धर। नीलकंठ, नीले कंठ वाला। ठीक है। इसमें ना नील प्रधान है ना कंठ प्रधान है, नीले कंठ वाला वो कौन होता है? शिव जी होते हैं। ठीक है। तो शिव प्रधान है, जो अर्थ निकल रहा है वो प्रधान है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम संधि पर। हमारा अगला लास्ट टॉपिक है संधि। संधि का अर्थ है मेल। ठीक है। संधि शब्द का क्या अर्थ है? मेल। तो मेल मतलब जोड़ना, ज्वाइन करना। ठीक है। तो जहां पर दो निकटवर्ती मतलब पास के वर्णों का मेल किया जाए और उससे जो परिवर्तन आए शब्द में, उसे हम संधि कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। ठीक है। कि पास के दो अक्षरों के मेल से जो भी परिवर्तन आए उसे हम संधि कहते हैं, वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। ठीक है। वर्ण स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं ना, तो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, जो पास के स्वर और व्यंजन मिल जो वर्ण मिलते हैं उनको हम उसको हम फिर जो परिवर्तन है संधि कहते हैं, उसको जोड़ने को संधि कहते हैं। जैसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र। ठीक है। इसमें व और ई। ठीक है। तो बच्चों संधि हमारी होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। लेकिन आपके अभी सिलेबस में स्वर और व्यंजन संधि है, तो अभी हम अपनी इस वीडियो में स्वर और व्यंजन संधि के बारे में ही करेंगे। बाकी आपको इन सब की डिटेल्ड वीडियो, ये तो अभी मैं आपको शॉर्ट में फास्ट फास्ट एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको डिटेल में ये पढ़ना हो तो जल्दी हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। ये हर टॉपिक की डिटेल में आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो अभी हम करेंगे सबसे पहले इसमें स्वर संधि, जो कि आपके सिलेबस में स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि क्या होता है बच्चों? जो जहां पर दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। दो स्वरों के मेल से। ठीक है बच्चों, जैसे विद्या जमा आलय, क्या बन गया? विद्यालय। अब देखो इसमें य के साथ आ की मात्रा है, मतलब आ बन गया। और आलय का सबसे आगे का मतलब पहले शब्द का आखिरी अक्षर, उसमें जो स्वर या व्यंजन जो भी आ रहा है, और दूसरे वाले में जो दूसरा शब्द है उसका पहले शब्द का। ठीक है। तो दोनों के हम स्वरों के मेल से आ और आ मिलके क्या बन गया? आ ही बना। ठीक है। दो आ मिलकर एक आ बन गया, विद्यालय। ठीक है बच्चों, अब है धर्म जमा अर्थ। अब धर्म, इसमें म के अंदर अ है। ठीक है। अ तो होता ही है सभी में। ठीक है। हर अक्षर के अंदर अ तो होता ही होता है, अगर और कोई मात्रा नहीं लगी हुई। ठीक है। ये तो स्वर होता ही है। और अ और अर्थ का भी अ, दोनों अ और अ मिलके आ बन गया, तो धर्मार्थ। ठीक है। मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। देखो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर ई बन गया। मुनि का ना पे छोटी ई की मात्रा है और ईश्वर में ई बड़ा, तो ई और ई मिलकर बड़ा ई बन गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से परम जमा ईश्वर, म में जो अ है अ। ठीक है। और बड़ा ई, ईश्वर का बड़ा ई, वो अ और ई मिलकर ए बन गया, तो परमेश्वर। म पे एक ही मात्रा लगी। ठीक है बच्चों, ये भी हम बहुत डिटेल में एक वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि जल्दी ही मिलेगी आपको। ठीक है। अभी शॉर्ट शॉर्ट में चल रहा है सारा। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल हो, फिर उसके बाद जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे सत जमा जन। अब त के नीचे ध्यान दो, सत जमा जन बन गया सज्जन। त के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, त आधा है, इसके अंदर स्वर नहीं है, तो ये त ही रहा। ठीक है। त और जमा ज। ठीक है। जो कि बन मिलकर क्या बन गया? सज्जन। त भी ज बन गया। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे, आपके में अभी इतना ही है। ठीक है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। उसके बाद है सम जमा तोष। म के नीचे हलंत है, मतलब वो आधा है। ठीक है। म और त मिलकर क्या बन गया? संतोष। ठीक है। सम जमा शय, संचय म और श, षटमुख।
ट जिसके नीचे हलंत है इसका मतलब वो आधा है, उसमें स्वर नहीं है। तो ट हलंत वाला और उ, म के नीचे उ लगा है छोटा, ये मिलकर क्या बन गया? ण, तो षणमुख। ठीक है बच्चों, आई समझ में? तो बच्चों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, खत्म होती है। इसमें हमने 5 टॉपिक करे हैं, अलंकार किया है, हमने निपात किया है, ठीक है? हमने वाक्य भेद करे हैं, ठीक है? और उसके अलावा हमने समास किया है, संधि की है। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पीडीएफ का लिंक भी डाल दिया। अगर आपको चाहिए तो आप इसके प्रिंट आउट भी ले सकते हो, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनके प्रिंट आउट भी ले सकते हो। और आप इस वीडियो के हर टॉपिक को जो भी आपको नहीं समझ में आए या आपको दोबारा समझने की ज़रूरत लगे, आप उसको दोबारा देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है? और उसको फिर से समझ सकते हैं। और अगर बच्चों फिर भी किसी को कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो तभी आपको आगे की वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस भी मिलते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा मेरी कौन-कौन सी नई वीडियो आती जा रही है। ठीक है बच्चों? तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।